आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो MCQs नंबर चैप्टर 5 के MCQs की डिस्कशन करनी है। MCQs नंबर 26 से 50 तक की डिस्कशन आज हमारी प्लान्ड है। तो 26 से लेके 35 तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। 26 से 35 तक तरतीब से चलते हैं ना। 26 से 35 तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। 30 देखते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू एंट्री इनटू ए मोनोपोली मार्केट। इनमें से कौन सा एक बैरियर टू एंट्री नहीं है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एग्जिस्टिंग जो फर्म है वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रही है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज कास्ट कम है। क्या ये एक बैरियर टू एंट्री है? अब है, बिल्कुल है, क्योंकि न्यू फर्म जो होगी उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, एग्जिस्टिंग फर्म की कास्ट कम है। ये एक बैरियर ऑफ एंट्री है। बैरियर ऑफ एंट्री में एग्जांपल पढ़ी नहीं थी, किस कैटेगरी में थी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं, बैरियर्स ऑफ एंट्री में ये एक बैरियर ऑफ एंट्री है। फिर बी, हैवी पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग कास्ट और लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब न्यू कंपनी जो है उसको हैवी एडवर्टाइजमेंट कास्ट करनी पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। आपके ख्याल में क्या ये एक बैरियर टू एंट्री है? बिल्कुल है। तो लास्ट ऑप्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये बैरियर टू एंट्री में हमने कहीं नहीं पढ़ा और ना ही इसका कोई लिंक बनता है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है, ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है ना। हमने जब ये पढ़ा था लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व यू शेप क्यों है, उसमें वो फिजिक्स पढ़े थे ना हमने। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसमें एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये एक बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है, बाकी तीनों बैरियर ऑफ एंट्री है। न्यू फर्म के लिए बाकी 3 रीजन की वजह से मार्केट में एंटर होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये एग्जिस्टिंग फर्म की वजह से है। इसके आगे लिख लें ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, क्योंकि न्यू फर्म तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय नहीं करेगी ना, एग्जिस्टिंग फर्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। 33 में जो ए ऑप्शन है इसके साथ लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के आगे लिख दीजिए ऑफ इनकम, ये आ जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हो गई बात? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑप्शन बन जाएगी, क्योंकि ये कंसेप्ट का कंप्लीट नेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन का पूरा नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। 35 तक और कोई क्वेश्चन? 35 समझ आ गया था आपको? 35 तो भाई पूछे ना जी। 35 का है आपने? कह रहा है फर्म्स कॉस्ट फंक्शन आर डिटरमिन्ड बाय। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि फर्म की कॉस्ट कितनी होगी। फंक्शन इज डिटरमिन्ड बाय या फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, फंक्शन डिपेंड्स ऑन। इसका क्या मतलब है कि फर्म की कास्ट किस चीज पे डिपेंड कर रही होगी। तो किस पे डिपेंड कर रही होती है फर्म की कास्ट? उसकी प्रोडक्शन पे। भाई कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट समझ आई आपको कि कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। इसी तरह प्रोडक्शन में अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होगी। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। तो क्या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करती है? यही बता रहा है कि कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या बता रहा है कि जो फर्म की कॉस्ट है वो उसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है जी। और कोई क्वेश्चन? 26 का है आपने? 26 Which of the following is the example of price discrimination? Peak and off peak call charges। आप देखते हैं अक्सर मोबाइल कंपनीज वाले क्या करते हैं कि वो नॉर्मली पीक आवर्स में रेट डिफरेंट है और जो दूसरे हमारे होते हैं अब तो शायद ये
कम है पैकेज, पता नहीं अब आपको बेहतर पता होगा पैकेजेस देते हैं कि नहीं। बाज़ का तो कहते हैं जी दिन में कॉल करेंगे चार्जेस ज़्यादा होंगे, और अगर रात में कॉल करेंगे तो 6 रुपये दीजिए और पूरी रात बात करते रहे। वो इस तरह के पैकेज होते हैं, अभी भी होते हैं। हाँ चलें ठीक है, हाँ मुझे याद है। तो ये नहीं भैया, पीक एंड ऑफ पीक कॉल चार्जेस। अब देखिए सर्विस तो सेम है, पीक आवर्स में भी वही सर्विस है, ऑफ पीक में भी वही सर्विस है, लेकिन प्राइसेस डिफरेंट है। क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल बनती है? बिल्कुल बनती है। तो ये प्राइस, लेकिन बाकी भी एग्जांपल देखें। ए डॉक्टर चार्जिंग हायर कंसल्टेंसी फी इन पोश एरिया। आप देखते होंगे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वही डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पे तो 10, 15, 20 रुपये जो है फीस है, लेकिन शाम को वही अपना क्लिनिक में अगर जो बैठता है तो वो 1000-1500 फीस लेता है। तो मुझे बताइए सर्विस तो सेम है। अब ये थोड़ी है कि जो सरकारी अस्पताल में हो गया उनको शमशान घाट भेज रहा है और जो शाम को क्लिनिक पे आते हैं उनका सही इलाज कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सबका सही इलाज करते हैं डॉक्टर। हाँ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सर्विसेज तकरीबन एक जैसी होती है। हाँ जी, तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल है। इसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट, वो कहता है अच्छा ये बताइए ये है कि नहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई ठहर, जो कह रहा है हवाई जहाज पे अगर ट्रैवलिंग करें ना तो उसकी एक बिजनेस क्लास होती है, एक इकोनॉमिक क्लास होती है। कहता है जहाज भी वही है, सफर भी वही है, लेकिन बताइए क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज डिफरेंट है। बिजनेस क्लास में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इकोनॉमी क्लास में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे ज़माने में एक और एग्जांपल वैसे ही मेरे जहन में आ गई। हमारे ज़माने में जो सिनेमा होते थे तो उनमें एक होती थी गैलरी, एक होता था स्टॉल। स्टॉल में होता ये था सामने तस्वीर लगी है, मूवी चल रही है, तो वो करीब ही नीचे बैठ के ना ऐसे करके देखना पड़ता था। उसकी टिकट कम होती थी, फिल्म खत्म होती थी, वो सर में दर्द शुरू हो जाता। वो गैलरी होता था एक बिल्कुल सामने उन्होंने सेटअप लगाया होता था, वहाँ पे तसल्ली सुकून से बैठ जाते थे हम, ठीक है, और सीधा बिल्कुल देखना पड़ता था। मुझे बताइए मूवी तो एक ही है, जगह भी वही है, हाल में बैठे हैं, क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है, सर्विसेज डिफरेंट है। सर्विसेज तो ये बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जो है इनमें अगर डिफरेंस हो, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ सर्विसेज डिफरेंट है जी। तो इसमें हाँ करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हुई? डी, बोथ ए एंड बी जी। ये क्लियर हो गया एग्जांपल आपको? और की क्वेश्चन नेक्स्ट 26 ये 30 अच्छा 35 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टू द इंडस्ट्री। फ्रीडम ऑफ एंट्री मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है? बिल्कुल होती है, थोड़े बहुत बैरियर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्रीडम ऑफ एंट्री है, एग्जिट है, इसीलिए तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? गरज नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, उसने नॉट पूछा है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं? कौन सी होती हैं? डिफरेंशिएटेड। आइडेंटिकल मीन्स होमोजेनस नहीं होती, डिफरेंशिएटेड होती हैं। तो इसका मतलब है ये करेक्ट, ये फीचर नहीं है, और यही तो हम ढूंढ रहे थे, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं सीखने के लिए कि डी क्यों गलत है। मैनी फर्म सप्लाइंग द मार्केट जी, क्या बहुत सी फर्म सप्लाई कर रही होती है मार्केट को? बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? यानी बाकी सारे के सारे फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, स्वाय सी के आइडेंटिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जी। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? और की क्वेश्चन 29 फॉलोइंग डाटा हैज बीन प्रोवाइडेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए मोनोपोली फर्म। मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। कह रहा है बताइए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे ये बताइए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो डिसीजन करना है ये हमने एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट की बेस पे करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की बेस पे? आपको पता है यहाँ इकोनॉमिस्ट जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हमेशा किस बेस पे करते हैं? मार्जिनल की बेस पे। अब देखें मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, मार्जिनल कॉस्ट 11 है। अब वो डायग्राम बना के देखें
आपको कल बनाने सिखाई थी ना? नहीं सिखाई थी, ऐसे नहीं सिखाई, सिखाई थी, सिखाई क्यों नहीं थी? तो सोए हुए थे। तो हाँ ये कहें, ये ठीक है, ये अच्छे अल्फाज में आपने अपना मुद्दा बयान किया है कि सर दोबारा समझा दें। हाँ ये देख, ये है हमारा मोनोपोली फर्म है, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है कि मार्जिनल रेवेन्यू 10 है, मार्जिनल कॉस्ट 11 है। सिचुएशन ए में है कि बी में है? इस वक्त ए एरिया पे है फर्म या बी एरिया में है? कैसे पता चला बी में है? मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम, बी एरिया में है। तो फर्म को क्या करना चाहिए? वापस आना है, प्रोडक्शन को, अपनी आउटपुट को डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज? डिक्रीज करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? रिड्यूस करे आउटपुट। अच्छा रिड्यूस आउटपुट तो बी में भी है, डी में भी है। हाँ तो इसका मतलब है अगर वो फर्ज कीजिए इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, तो जब वो इस पॉइंट से इस तरफ आएगी तो आउटपुट तो रिड्यूस होगी और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? अब वो बैकवर्ड जाएं तो रेवेन्यू ज्यादा होता है कम होता है? ये एवरेज रेवेन्यू जो है वो ऐसे होगा ना, एवरेज रेवेन्यू ऐसे होगा। तो जब आउटपुट डिक्रीज करें तो रेवेन्यू हायर साइड पे जा रहा होता है, आउटपुट इंक्रीज हो ना तो फिर एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा होता है। नहीं ये भाई नहीं समझ आ रही ना? कोई बात नहीं, डायग्राम बढ़, हाँ बिल्कुल यहाँ है जगह हमारे पास। इधर आ गया आउटपुट, इधर आ गया रेवेन्यू वगैरह वगैरह वगैरह, हमारे कॉस्ट में। मोनोपोली है, डाउनवर्ड स्लोप बनाएंगे कि सीधी लाइन? डाउनवर्ड स्लोप। ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व? क्या कहा था उसने कि मार्जिनल रेवेन्यू कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। यानी फर्ज कीजिए फर्म इस वक्त इस फेज में, इस फेज में, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है ना, इस स्टेज पे है। अब फर्म को क्या करना चाहिए? ये यहाँ पे फर्ज कीजिए इस पॉइंट पे फर्म की आउटपुट है, करंटली इस लेवल पे है, क्या करना चाहिए? आउटपुट कम करनी चाहिए। आउटपुट जब कम करेगी इस साइड पे आएगी। फर्ज कीजिए अब इस वक्त उसने आउटपुट कम की, इस साइड पे आ गई, आउटपुट कम हो गई। मैं सिर्फ प्राइस पे इंपैक्ट बता रहा हूं। पहले प्राइस ये थी, एवरेज रेवेन्यू होती है ना, अब प्राइस ये है, आउटपुट डिक्रीज की, प्राइस क्या हुई? इंक्रीज हो गई। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या इम्परफेक्ट कंपटीशन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, आपको पता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, प्राइस कम होती रहती है, और आउटपुट अगर रिड्यूस करेंगे प्राइस बढ़ जाएगी। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है? बी या डी? डी, डी करेक्ट ऑप्शन हो जी। और कोई क्वेश्चन? इसको निशान लगा दिया। पहले भी मैंने आपको कल भी कंसेप्ट समझाते हुए कहा था कि ये है, मैं इसको आई कैप जो है इस कंसेप्ट को पूछ सकता है, और आपने ये डायग्राम बना के कंक्लूजन पे पहुंचना है जी। और कोई क्वेश्चन? थर्टी सिक्स वगैरह कोई नहीं है? नेक्स्ट 36। अच्छा 37 को क्रॉस कर लें। 37 नहीं करना हमने, 36 करते हैं। 36 से 45 तक आपने बतानी है MCQs। 30 व्हेन ए फर्म इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्लोप डाउनवर्ड होता है क्या? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। Diminishing return to labor have been suspended.
मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जी बताइए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में होता है? और जब इकोनॉमी, कोई भी फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रही है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होता है कि इंक्रीज हो? डाउनवर्ड होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउन। बी, बाय डेफिनेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स डाउनवर्ड नहीं होता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमने रिलेशनशिप पढ़ा ही एवरेज कॉस्ट के साथ है, प्रोडक्टिविटी के साथ तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब बाकी की ऑप्शन तो रूल आउट हो गई। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का मुझे डी ऑप्शन भी सही लग रहे थे, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जहां पे एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। लेकिन चूंकि बाय डेफिनेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम लॉन्ग रन से रिलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से। हमने जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का कंसेप्ट समझाना हो, तब भी कॉस्ट कर्व बना के तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए मैंने बी कॉस्ट को प्रेफर किया, वरना डी बी सही लग रहा था मुझे कि डी में कोई गलती है। जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है भैया? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है? कुछ नहीं पता। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम हो, एवरेज कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम हो, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो तो मिनिमम पे, मैक्सिमम पे नहीं। मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी, कट करेगी, तो वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे होगी, मैक्सिमम पे नहीं बढ़ाया। ये एवरेज कॉस्ट है ना, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये ऐसे नहीं है, मिनिमम पे ऐसे अंदाजा। वो जो आप कंसेप्ट कंफ्यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी वाला है जी। और कोई क्वेश्चन? 45 तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 44 में, ड्यूरिंग परफेक्ट कंपटीशन द फर्म वुड अर्न ए नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सॉरी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। नहीं, इसमें तो क्या हो रहा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें तो सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। पहली वाली में सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, ये ऑप्शन गलत है। एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये भी सब नॉर्मल ही है, वही बात उसने दोबारा कर दी है। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, नहीं, नन ऑफ द दिस, ये करेक्ट। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होती भला? कौन सी ऑप्शन होती है तो हम कहते हैं करेक्ट है जी? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये वाली ऑप्शन होती तो हम इसे कहते हैं कि ये करेक्ट है जी। अगर MC इज इक्वल टू MR तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल होता है, ठीक है। वो उससे ये नहीं पता चलता कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट में है, सुपर नॉर्मल में या सब नॉर्मल में, वो तो हमें पता चलता है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के कर्व ड्रॉ करने से जी। 45 तक और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं जी। जी मेरे भाई, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट ये इक्वल हो, तो चूंकि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आपने कहा, तो इसका मतलब है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट का मतलब है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ ना प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, बिल्कुल। 45 कह रहा है डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली फ्लैटर देन मोनोपोली। ये फ्लैटर क्या होता है, स्टीपर क्या होता है? पहले तो ये बताइए फ्लैटर क्या होता है? फ्लैटर भैया फ्लैट
बिल्कुल सीधा। स्टीपर का जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर को चढ़ रही होती हैं। स्टीपर और फ्लैट में फ़र्क समझ आ गया? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कह रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मोनोपोली की निस्बत, मोनोपोली का फर्ज कीजिए, मोनोपोली का एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये वाला होगा कर्व बी वाला या के सी वाला? बी वाला होगा ना, इस पे तो कंफर्म है। तो बताइए ये फ्लैटर है या स्टीपर है? फ्लैटर है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट होगी। मेरे भाई क्लियर हो गया? ये स्टीपर और फ्लैटर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इनका मतलब लिख लीजिए, ठीक है। स्टीपर का क्या है, फ्लैटर का क्या है? स्टीपर मतलब फ्लैटर मतलब हॉरिजेंटल और स्टीपर मतलब वर्टिकल। जी कौन सा कहा आपने? 42। व्हेन एवरेज कॉस्ट, अच्छा 42 में थोड़ी सी गलती है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, इसके आगे ऑप्शन ए हो जाती। ऑप्शन ए अभी शुरू नहीं हुई, अभी ऑप्शन ए वाला लफ्ज काट दें, ए वाला। एन इंक्रीज इन आउटपुट वुड कॉज, यहां पे हमारी पहली लाइन खत्म होती है, इसके बाद ऑप्शन ए शुरू होती है, यानी ऑप्शन ए होगी आपकी AC टू राइज। ये बात समझ आ गई आपको? यानी आपने एन इंक्रीज इन आउटपुट वुड कॉज, ये अल्फाज ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ अटैच करना है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, एन इंक्रीज इन आउटपुट वुड कॉज। जब एवरेज कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट, अब देखिए जब ये कॉस्ट कर्व आ जाते हैं ना तो डायग्राम बनाए बगैर बात समझ नहीं आती। ये रेवेन्यू वाला हो गया, अब कॉस्ट वाला पूछ रहा है। ये है एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट, और पूछ क्या रहा है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा? ये वाली ऑप्शन इस एरिया में है ना, ए में है कि बी में है? बी में। कह रहा है तो क्या होगा? आउटपुट को बढ़ाएं तो क्या होगा? आउटपुट को बढ़ाने का मतलब क्या है? और इस साइड पे जाए, इस साइड पे जाते जाए। एवरेज कॉस्ट टू राइज, क्या एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, फिक्स सेम रहती है ना। एवरेज कॉस्ट टू फॉल, नहीं एवरेज कॉस्ट कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी। शुड नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड मिनिमम एवरेज कॉस्ट, फर्म को मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ज्यादा नहीं बढ़ा, नहीं ये भी गलत है। आगे प्रोडक्शन हमने कितनी करनी चाहिए ये मार्जिनल की बेस पर डिसीजन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी? ए, एवरेज कॉस्ट टू राइज। उसमें सिर्फ वो टाइपिंग की वजह से वो नीचे आ गया, वरना वो सेंटेंस जो है एन इंक्रीज इन आउटपुट वुड कॉज, यहां तक का पहली लाइन। जी क्लियर हो गई? और कोई क्वेश्चन? 46 से 50 तक कोई क्वेश्चन? 50। Monopolies arise as a consequences of patents, control over supply of basic input, franchises. ये सारे के सारे का बैरियर्स ऑफ एंट्री है। पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो भी आपने इजाद की है उसके राइट्स रिजर्व करवा लेते हैं, अब आपके अलावा और कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी मोनोपोली की रीजन होती है, वरना ओपन सबको लाइसेंस दे दे, हर बंदा जो है वो प्रोडक्ट बना रहा हो। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। अब कल के लिए एमसीक्यूज है हमारे। क्वेश्चन 51 से 75। जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने पढ़ा, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। डेफिनेशन थी सिंपल, हमने एडम स्मिथ की भी पढ़ी, अल्फ्रेड मार्शल की भी डेफिनेशन पढ़ी और रॉबिन्स की भी पढ़ी, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो सबसे अच्छी डेफिनेशन, क्योंकि ये ऐसी बात करता है जो कि हर एक पे अप्लाई होती है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की और अनलिमिटेड डिमांड्स की। के विषय में तो
सर्विसेज देते हैं, फिर पैसे ही देते हैं। नहीं, लेकिन वो गुड्स नहीं। हमने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये कि वो नॉन मटेरियल गुड्स को इग्नोर कर देता है। हालांकि ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलबींग की बात करें तो उसमें नॉन मटेरियल गुड्स का भी रोल होता है, यानी सर्विसेज का। नॉन मटेरियल गुड्स को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका भी रोल होता है। जी, और कोई क्वेश्चन? आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलें। कल हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। आज हम इकोनॉमिक्स की थोड़ा सा नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं। नेचर और ब्रांचेस। सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है। इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है। वो कहता है जी इकोनॉमिक्स की मेथोडोलॉजी जो है वो जो अडॉप्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स में वो साइंस जैसी है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो आर्ट्स जैसी है। यानी काम करने का तरीका साइंसदानों जैसा, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आर्ट्स की। हमने कहा समझते हैं, बताइए। उसने कहा देखें, साइंसदान क्या करते हैं, तजर्बे करते हैं। उन तजर्बों के बाद कोई ना कोई रूल हमारे सामने ले आते हैं और फिर कहते हैं कि आइंदा जब कभी ये सिचुएशन अराइज होगी यही हमेशा हुआ करेगा। जैसे उन्होंने, आपने पानी का फार्मूला H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, पानी बन गया। हाँ, और फिर उन्होंने कहा जब कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, ये पानी बना करेगा, कभी आग नहीं बनेगी। हमने कहा ठीक है, साइंस ने कहा। कहता है उसी तरह इकोनॉमिस्ट भी काम करते हैं। क्या इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स। ये फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका क्लासिफाइज करते हैं फैक्ट्स को, और फिर कोई ना कोई जनरल प्रिंसिपल बना देते हैं। जैसे उन्होंने देखा किसी मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे उस मुल्क में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लोगों ने कर्जे लेके फैक्ट्रियाँ चलाई, उनको जॉब्स मिली, दूसरे लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की कर गया। तो इससे उन्होंने पहले फैक्ट्स को देखा, एनालाइज किया कि ये मुल्क था, इसमें ये प्रॉब्लम थी, एनालिसिस किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें चेंज की? उन्होंने कहा सबसे अहम काम गवर्नमेंट ने किया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया। फिर उन्होंने क्लासीफाइज किया, यानी जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाला होता है, एक इन्फ्लेशन वाला होता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला होता है। उन्होंने देखा कि इसका इफेक्ट जो है हमने ग्रोथ पे देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और फिर जनरल प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिया। क्या कि जब कभी किसी मुल्क में गुर्बत हो, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो उस सूरत में फिर गुर्बत ख़त्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, गुर्बत ख़त्म। ये उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल दे दिया। अब देखिए, क्या आपके ख्याल में इकोनॉमिस्ट का काम करने का तरीका सिस्टमेटिक है कि नहीं? पहले उन्होंने फैक्ट्स का देखा, सामने लेके आए, एनालिसिस किया, उसका क्लासीफाई करके एक ना एक रूल दे दिया। इस हिसाब से तो साइंसदान भी इसी तरह करते हैं। फैक्ट्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तजर्बे करते हैं, और फिर एंड में एक फार्मूला दे देते हैं। उनका इस लिहाज से जो इकोनॉमिक साइंस है। लेकिन अगर इसकी एप्लीकेशन, इसका अप्लाई करने की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करती है। इसीलिए चूंकि इसकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर पे, इकोनॉमिक्स थ्योरीज की एप्लीकेशन डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर, और हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है। इसीलिए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। वो हो सकता है एक गवर्नमेंट जो है वो किसी और तरीके से काम करे, दूसरी गवर्नमेंट किसी और तरीके से काम करे, जैसे हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, क्या लाजमी है जहाँ कहीं गुर्बत ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट चाहती है कि गुर्बत कम हो, क्या लाजमी है हमेशा इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा? मे बी किसी मुल्क की गवर्नमेंट कहे नहीं, हम इंटरेस्ट रेट को नहीं करें, हम टैक्स रेट को डिक्रीज करेंगे। दोनों चीज़ें डिफरेंट है।
लेकिन उससे भी तो बिजनेसमैन जो है उनको सहूलत मिलेगी, हो सकता है उस सूरत में भी गुर्बत कम हो जाए। लेकिन साइंस तो ये कहती है कि जो फार्मूला हमने बताया उसी फार्मूले के मुताबिक हमेशा काम होगा, उसमें डेविएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंट रूल्स जो हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉलिसीज जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में आर्ट है, काम करने का तरीकाकार में साइंस है, एप्लीकेशन में आर्ट्स है। वैसे ICAP ने बुक ने ये एग्जांपल दिया, अगर साबित करना हो आर्ट है, इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल भी है। क्या मुझे बताइए, क्या साइंस की जो थ्योरीज फार्मूला होते हैं उनमें एक्सेप्शंस होती हैं? होती हैं क्या? किसी और मुल्क में जाएंगे, फार्मूला जो है इससे कोई और चीज बनेगी क्या? भाई हम इस दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पानी का यही फार्मूला। लेकिन साइंस में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। बताइए इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शन होती है? तो फिर बताइए ये इकोनॉमिक्स आर्ट हुई कि साइंस हुए? एप्लीकेशन के लिहाज से आर्ट हुए। लेकिन उन्होंने कहा मेथोडोलॉजी, काम का तरीकाकार हमारा साइंसदान हो गया। जिस तरह सिस्टमेटिकली वो चीज़ों को लेके चलते हैं उसी तरह सिस्टमेटिकली हम लेके चलते हैं। हमने कहा चले ठीक है, कहते हैं तो मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा साइंस है, साइंस भी दो तरह की होती है। ये आपने साइंस में भी नहीं पढ़ा होगा कि साइंस दो तरह की होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। कैसा? एक होती है पॉजिटिव साइंस, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस ये बताती है क्या होता है, रूल बताती है, फैक्ट बताती है। नॉर्मेटिव साइंस बताती है क्या होना चाहिए। दोनों अल्फाज में फर्क है कि नहीं? पॉजिटिव साइंस क्या बताती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या बताती है? अच्छा सुनिए, आपको एक सेंटेंस बताता हूं, आपने बताना है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक पॉजिटिव साइंस से है कि नॉर्मेटिव साइंस से है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर पता ना कौन होता है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4th ये था, एक था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, पॉजिटिव। दूसरी स्टेटमेंट, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। अच्छा, गवर्नमेंट collects taxes from citizen, should government collect tax from citizen, normative। फर्क। पॉजिटिव साइंस में क्या पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब बताइए इकोनॉमिक्स क्या है आपके ख्याल में, साइंस है कि आर्ट्स है? दोनों है। हम कहेंगे मेथोडोलॉजी के लिहाज से, एप्लीकेशन के लिहाज से। कहेगा मेथोडोलॉजी में डिफाइन करें, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहेंगे जिस तरह सिस्टमेटिकली साइंसदान काम करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी उस तरह सिस्टमेटिकली काम करते हैं। कैसे? फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कोई ना कोई जनरल रूल दे देते हैं। और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में आर्ट्स है। कैसे? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड कर रही होती है। इकोनॉमिक्स में जो भी एक्शन लिए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो हो सकता है उसी सिचुएशन में आपका एक्शन कोई और हो, इनका एक्शन कोई और हो। ठीक है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन लाजमी नहीं हर बंदा डिमांड कम करे। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं या जिनको ज्यादा जरूरत है उस चीज की, वो हो सकता है डिमांड अपनी उतनी रखे। तो ये इकोनॉमिक्स चूंकि 100% हमेशा एक ही तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करे और हर बंदे की अपनी डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा एप्लीकेशन के लिहाज से ये आर्ट्स है। साइंस के आगे 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या करती है, क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए, खत्म बात। नेचर समझ आ गई आपको? आई समझ इकोनॉमिक्स से? चलें, समझ आए ना आए, अगर एग्जाम में पूछे ना कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है, ये आपने छाप देना। हाँ, ये काम का कंसेप्ट है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो तो बस आई बुक में कुछ कंसेप्ट होते हैं, किताब में होते हैं, उनका सर पैर कोई नहीं होता, बस पढ़ाना होता है हमने। हाँ, वो वही। हाँ, लेकिन याद रखिए एग्जाम में आ सकता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि एग्जाम में नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो। हाँ, ये मुझे नहीं पता।
पूछेगा कि नहीं ये नहीं मुझे पता, हाँ पूछना चाहिए उसको, क्योंकि सिलेबस में है। तो जिस अटेम्प्ट में आप ये तैयार कर, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो ज़्यादा अहम नहीं होते, उनका असूल ही होता है कि जिस अटेम्प्ट में आप इन्हें तैयार करके जाएंगे उस अटेम्प्ट में नहीं आएंगे, और जिस अटेम्प्ट में इन्हें छोड़ के जाएंगे ना उस अटेम्प्ट में आ जाएंगे। उसको कैसे पता? अच्छा, मैं भी जब स्टूडेंट था हैरान होता था, उसको कैसे पता चलता? ये आपने नई कहानी छेड़ दी, चलें 2-3 मिनट इसी के ऊपर। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अक्सर ऐसा होता था, मतलब 100% सिलेबस तो कोई भी नहीं कवर करके जाता। ये तो जिसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आता ना, बता दो, वो भी 100% सिलेबस उसका भी कवर नहीं होता। ये पक्की बात है। 100% सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का ये मतलब नहीं है कि उसको 100 में से 100 नंबर थे। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का मतलब है उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे। एक मुहावरा सुना है, अंधों में काना राजा। तो जो अंधे होंगे ना, उनमें काना राजे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि बाकी के आप लोग बिल्कुल ही फारग होते हैं, तो जो स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है उसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाता है। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था मैं कहता था अच्छा ये 20 चैप्टर है, इनमें से एक चैप्टर में छोटा सा कंसेप्ट है, इसको छोड़ देता हूँ, तो बाकी का सारा याद कर। देखा आगे कई दफ़ा ऐसे होता था, आगे वही क्वेश्चन होता था, तो मैं बड़ा हैरान होता था उसको पता कैसे चलता है। फिर जब टीचिंग लेवल पे आए, आई कैप की कुछ मीटिंग्स होती हैं, वो अटेंड करना शुरू की, तो पता चला आई कैप का जो एग्जामिनर है, सिस्टम है, वो बड़ा ही एनालिसिस करके चीज़ों का फिर पेपर बनाते हैं। वो ऐसा नहीं है जैसे FABA, ये लाहौर बोर्ड का, पंजाब यूनिवर्सिटी का या दूसरे, नहीं CSS का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, लेकिन जिस सिस्टम से मैं गुजरा हूँ उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये ICOM FA वगैरह का जो सिस्टम होता है, ये BCom BA वगैरह, बहुत फारग, इंतहाई फारग सिस्टम होता है। तो आई कैप का एग्जामिनर क्या करता है, वो पेपर को सेट करते हैं सिलेबस के मुताबिक। आपको तो सिर्फ इतना बता देना टोटल पेपर में आपके कितने मार्क्स आए हैं। आई कैप क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कर रहा होता है। इस इकोनॉमिक्स के पेपर में मैंने 10 क्वेश्चन सेट किए, इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया ये भी पता होता है, कितने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स लिए ये भी पता होता है, और कितने स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन में फेल हो गए। आपको तो रिजल्ट पेपर वाइज पास फेल बताया जाता है ना, आई कैप क्वेश्चन वाइज भी पास फेल का एनालिसिस करता है। और एग्जामिनर को पता होता है अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट नहीं किए, या अटैम्प्ट किया लेकिन इसमें फेल हो गए, इसका मतलब है ये इन्होंने सिलेक्टिव स्टडी के तौर पे रखा हुआ है। अगली दफ़ा आई कैप इन एरियाज को ज़्यादा टेस्ट करता है। देखें, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी, मुझे बताइए, आपसे पहले जो गुजर चुके हैं, आपके बाद जो स्टूडेंट आने वाले हैं, क्या उन्हें भी वही चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी? उनके लिए भी वही मुश्किल होगी। ये थोड़ी है कि आप लोग जो हैं वो मनोसलवा खा के बैठे हैं, आपकी अकल बहुत ज़्यादा है, वो गधे का गोश्त खा के आएंगे, वो डफर होंगे। नहीं, वो एक जैसे ही होते हैं, तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ आपके लिए मुश्किल है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल होगी। टीचर्स को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ानी स्टार्ट नहीं की, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि किस किस टॉपिक में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको। इवन टीचर को एक्सपीरियंस की वजह से ये भी अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट इस जगह पे क्वेश्चन कौन कौन सा पूछेंगे। आई कैप को भी उसी तरह पता होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस की वजह से, कि इस पेपर में ये चैप्टर, ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होते हैं, वो उसमें से फिर क्वेश्चन बनाता है। आई कैप की कोशिश ये होती है, वो उसमें से क्वेश्चन बनाता है। और हमें ये लगता है कि यार ये तो हमने छोड़ा था, आई कैप को कैसे पता चल गया? इसलिए कि हमारे जो आबाओ अजदाद गुजरे हैं वो भी, उनके लिए भी ये मुश्किल होता था, वो भी यही चीज़ छोड़ के जाते थे। आई कैप एनालिसिस किया, उसको पता चल गया, उसको पता चल गया। इसलिए याद रखें एक छोटी सी, वैसे तो मैं सिलेक्टिव स्टडी या गैस वर्क वगैरह जो है वो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप आई कैप का पेपर गैस करना चाहते हैं, थोड़ा प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, यार ज़्यादा फोकस करने के लिए, तो रूल ये नहीं होता कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन आगे अगली दफ़ा नहीं आएंगे। ज़्यादा बेहतर रूल क्या है, ख़ासतौर पे एडवांस लेवल के जब आप सब्जेक्ट्स में जाएंगे ना, उनमें, कि इस दफ़ा जो पेपर में क्वेश्चंस आए उनमें से एग्जामिनर कमेंट्स में मैं पढ़ूँ किस किस में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पुअर थी। जिन जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पुअर थी, अगली दफ़ा वो आ सकते हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली वो नहीं आएगा,
लेकिन कंसेप्ट वही टेस्ट करेगा। इसलिए जहन में रखें, हैरान ना हो आपको जब कभी कोई भी कंसेप्ट। अब अच्छा, अभी सारी डिस्कशन से नतीजा क्या आपको बताना चाह रहा था, किताब पढ़ के कोई भी, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ रहे हो, जैसे ही आपके जहन में आए कि ये कंसेप्ट मुश्किल है, ये कौन सा पेपर में आ जाए, इसको छोड़ देता हूँ, फ़ौरन उसको निशान लगा लें कि ये ज़रूर आएगा, ये ज़रूर आएगा। इसको ट्राई करके देख लीजिए, इसको ट्राई करके देख लीजिए। ये जो आपके लिए मुश्किल लगता है, देखिए एग्जामिनर भी हमारा वो कोई FA BA वाला नहीं है, एग्जामिनर भी शातिर बंदा बैठा हुआ है, उसकी कोशिश यही होगी पेपर ऐसा बनाए कि जिसने मेहनत की हुई है वही पास हो। ठीक है, तो जाहिर है डिफ़िकल्ट इजी क्वेश्चन तो आप भूल जाए ना, आएगा क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट आएंगे या मॉडरेट आएंगे। इजी क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं ना बनाऊँ इजी क्वेश्चन वाला पेपर, आप अगर एग्जामिनर हो इवन आप भी ना बनाएं, आप चूँकि टेबल की दूसरी साइड में हैं तो आपको ये बात शायद थोड़ी बुरी लग रही होगी कि नहीं सर इजी पेपर क्यों ना बनाए। नहीं आप देखें, नहीं भाई देखें, इकोनॉमिक्स का सीधा सा असूल है, प्राइस या वैल्यू कैसे डिसाइड हो, डिमांड और सप्लाई से। अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो CA में आए सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, मुझे बताइए मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू प्राइस कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। तो मुझे बताइए क्या कम होनी चाहिए? इसका मतलब है सिर्फ सीधा स्टूडेंट्स को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, और आई क्या वही करता है, आई क्या वही करता है। चलिए बहरहाल वापस आते हैं। हाँ, टाइम अच्छा ज़ाया हो गया। ब्रांचेस क्या है इकोनॉमिक्स? कहता है 2 ब्रांचेस हैं, कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। भाई फर्क क्या है दोनों में? कहता है माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। कहता है माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किन पे डील करती है? इंडिविजुअल्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स किन को डील करती है? सिस्टम एज होल को। कहता है अगर मैक्रो जंगल है तो माइक्रो उसके दरख्त हैं, यानी मैक्रो ओवरऑल होल इकोनॉमी, माइक्रो इंडिविजुअल्स प्लेयर्स। जैसे कहता है अच्छा माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज, माइक्रो इंडिविजुअल पे फोकस करती है, मैक्रो सिस्टम एज होल पे फोकस करती है। बात समझ आई? एग्जाम्पल्स भी बताओ। हमने कहा ये लो, डायग्राम नहीं बनवाई हमें, सिर्फ एग्जाम्पल्स। जंगल की कह रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करती, हमने जो भी पढ़ी है इकोनॉमिक्स वो कौन सी है? माइक्रो। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है मार्केट इक्विलिब्रियम को, करती है कि नहीं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को करती है कि नहीं? फर्म इक्विलिब्रियम को, तीनों को करती है ना। कंज्यूमर मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 4, फर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर 5, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से इशू डिस्कस करती है? जो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के होते हैं। इन्फ्लेशन, बताइए एक बंदे का मसला पूरी इकोनॉमी का। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पता नहीं क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, लेकिन बाकी मेरे ख्याल आपको पता चल गए होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का। और एक्सचेंज रेट, आपको पता है एक्सचेंज क्या होता है? ये डॉलर कितने का मिल रहा है आजकल? यही तो है एक्सचेंज रेट। और क्या है कि कोई दूसरी करेंसी कितने रुपीस में मिल रही है, ये एक्सचेंज रेट होता है। अब आपने देखा होगा डॉलर की प्राइस कभी जो है वो बढ़ जाती है और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किस वजह से होता है ये आपको समझ नहीं आया होगा। इकोनॉमिक्स में आप समझेंगे इस टॉपिक में। एक्सचेंज, अब मुझे बताइए एक्सचेंज रेट इंडिविजुअल का इशू है कि पूरी इकोनॉमी का इशू है? तो ये माइक्रो में होगा, मैक्रो में होगा? तो बताइए माइक्रो में कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए जाते हैं? माइक्रो में उधर देखें नहीं, इधर भाई मेरी तरफ। माइक्रो में कौन कौन से? मार्केट इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल्स। मैक्रो में कौन कौन से इशू डिस्कस किए जाते हैं? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, और चंद एक और भी होंगे, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए इतने काफी है। कहता है हाँ माइक्रो इग्नोर करती है इकोनॉमी एज होल को। माइक्रो इकोनॉमी यानी क्या कह रहा है? जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने कहा बाकी ये क्या बात हुई?
उसने कहा देखें, अगर माइक्रो की बेसिस पे डिसीजन कर रहे हो तो हम इंडिविजुअल को सामने रख के डिसीजन करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को सामने रख के डिसीजन कर रहे हो तो हम ओवरऑल इकोनॉमी को सामने रखते हैं, इंडिविजुअल को इग्नोर कर देते हैं। यानी कहता है हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के जरिए, इंडिविजुअल के लिए जो डिसीजन बेहतर है, हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो अच्छा ना हो। इसी तरह ओवरऑल इकोनॉमी के जो डिसीजन कर रहे हैं, हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा हो जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा है। मैं बात समझ आई? नहीं आई? हाँ, इसकी मिसाल, शाबाश, मिसाल ये हुई ना बात। मिसाल के बगैर आज तक हमें कोई चीज़ समझ आई? वो मिसाल के साथ भी नहीं समझ आते। बहरहाल फिर भी ट्राई कर लेनी चाहिए। कहता मुझे ये बताइए, एक बंदा सेविंग ज़्यादा कर रहा है, जो कमाता है उसमें से सेविंग खर्च कम करता है, ज़्यादा बचा लेता है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा के बुरा? ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा के बुरा? बुरा, क्योंकि खर्च नहीं करेगा, मुल्क में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, चीज़ें नहीं सेल होंगी, नई फैक्ट्रियां नहीं लग सकेंगी। क्योंकि फैक्ट्रियां तब लगती है जब वो देखते हैं बाजार में डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की। ये समझ आ गई कि माइक्रो इंडिविजुअल को कंसीडर करती है लेकिन इकोनॉमी एज होल को इग्नोर कर देती है। अब देखिए मैक्रो, यानी अब मिसाल कौन सी देनी है मैंने, कि वो डिसीजन जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर है, इंडिविजुअल के लिए सही नहीं। क्या गवर्नमेंट ने, बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे मुल्क के लोगों से टैक्स लिया। अच्छा बताइए, टैक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा कि मैक्रो का? शाबाश, नहीं लिखा था, पहुंच गया। मैक्रो, मैक्रो टैक्स लिया, 1 रुपया नहीं खर्च किया, और फिर कहा देखिए सर, इस दफा इस साल हमारा बजट सरप्लस में है, हमने पैसे ही पैसे इकट्ठे किए, मुल्क का खजाना भर गया, 1 रुपया नहीं खर्च किया। बताइए, मुल्क का खजाना भर गया, 1 रुपया नहीं खर्च किया, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा के बुरा? और इधर अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, स्कूलों में टीचर्स हड़तालों पे है, पैसे नहीं मिल रहे, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, पढ़ा नहीं रहे, इंडिविजुअल के लिए अच्छा के बुरा? बुरा। इंडिविजुअल को अच्छी सर्विसेज नहीं मिल सकी होंगी। तो एग्री करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिस्टम एज होल को इग्नोर कर देती है और मैक्रो इंडिविजुअल्स को। मिसाल समझ आई कि नहीं है? चलिए, तो फिर मेरा भाई मुझे बताइए, उधर नहीं देखना, आप मेरी तरफ देखते रहें, और मुझे ये बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक कवर करते हैं? इन्फ्लेशन? नहीं भैया, आप उधर ही देखते रहें, आप दीजिए बताइए। इन्फ्लेशन नहीं, ये भाई जो तेरे आगे बैठा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, टैक्स सिस्टम। आखिरी क्वेश्चन पूछ लो, डिमांड एंड सप्लाई कहां डिस्कस होगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अभी हमें नहीं पता ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, लेकिन हमें इतना पता है एग्रीगेट का मतलब है इकट्ठा हो रहा है, वो एज होल की बात कर रहा है। एक मार्केट में डिमांड या सप्लाई क्या है? माइक्रो। पूरे पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई क्या है? मैक्रो। भाई कुछ समझ आई माइक्रो और मैक्रो में फर्क? इसको तो आपने पढ़ छोड़ना किसी को नहीं, इसको पढ़ लेना बस, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से खासतौर पर टॉपिक जो है ना, ये समझ लीजिएगा। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कल आपने MCQs नंबर 51 से 75 करके आना है।